हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और चलिए आज हम पढ़ते हैं 8th क्लास की हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है दिस इज़ जॉडीज़ फॉन। यानी कि यह जॉडी का मृग शावक है। मृग शावक का मतलब होता है हिरनी का बच्चा, यानी एक हिरनी का बच्चा है वो जॉडी का है। जॉडी एक बच्चे का नाम है। बिफोर यू रीड ऑफन इन, हाँ, इस कहानी में मैं आपको थोड़ा सा सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जॉडी के जो पिता हैं उनको रेटल सर्प द्वारा डस लिया जाता है और वो इसको वह शीघ्रता से क्या करते हैं, एक हिरनी को मारते हैं और उसके हृदय का व यकृत का प्रयोग, लीवर का और दिल का प्रयोग करके विष को बाहर खींचने के लिए काम में लेते हैं। तो जोड़ी परेशान हो जाता है कि उस छोटे से जो हिरनी का बच्चा है उसका क्या होगा, वो बिना माँ के अब कैसे रहेगा। तो अब क्या स्थिति होती है इसमें, अब हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो हमें समझ में आएगी। बिफोर यू रीड यानी पाठ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we will find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? यानी कई बार एक छोटे से कट या जलने के से हम लोग क्या करते हैं, चिकित्सक के पास दौड़ने के बजाय उसका इलाज घर में ही करने की कोशिश करते हैं, जो तुरंत हो जाता है और प्रभावी भी होता है। तो कभी आपने भी इस तरह के कोई घरेलू उपचार किए हैं? जैसे कभी आपके घुटने पर कोई कट लग गया या आपकी भुजा पर कभी जलन हुई, जैसे जल जाता है, झुलस जाता है, कभी मधुमक्खी ने आपको डसा। इन दिस स्टोरी जॉडीज़ फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। इस कहानी में जोड़ी के पिता को रेटल स्नेक के द्वारा यानी एक रेटल सांप के द्वारा काट लिया जाता है। ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। तो वो जल्दी से क्या करते हैं, अपने शरीर से उस जहर को निकालने के लिए एक हिरनी को मार देते हैं और उसका दिल और उसका हृदय जो लीवर होता है उन दोनों की मदद से वो एक जो उनका जहर फैल रहा होता है उसका इलाज करते हैं। जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। और जॉडी को तो इस चीज़ की चिंता होती है कि वो जो हिरनी का बच्चा है, मृग शावक है, उसका अब क्या होगा, बिना माँ के उसको छोड़ दिया गया था। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. He slipped from the table and went to his father beside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. तो जॉडी ने अपने विचारों को वापस, वहीं उसका दिमाग जो है वो उस हिरनी के बच्चे की तरफ जा रहा था और वो बारी बारी उस बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग से बात निकल ही नहीं रही थी और किसी भी हालत में उसको वो दिमाग से नहीं हटा पा रहा था। तो उसने इसे थामे रखा और अपने सपनों में, अपनी बाहों में इसको रोके रखने की कोशिश करी। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? तो वह मेज से उतरा और अपने पिताजी के बिस्तर के बगल में चला गया। पेनी शांत लेटा रहा। उसकी आंखें खुली हुई थी, वह साफ थी, लेकिन पुतलियां जो थी अभी भी काली व फैली हुई थी। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कहाँ जल रहा था? उसका दिमाग उस हिरनी के बच्चे के बारे में ही सोच रहा था। तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू फीलिंग पा? कि आपको कैसा लग रहा है? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन thieving elsewhere, but wasn't it a close shave? I agree. बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ बेटा। पहले वाली मृत्यु चुराने के लिए अन्यत्र चली गई है। यानी कि जो मेरे को मृत्यु आती क्योंकि जहर था, फैल रहा था, तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो जहर से मेरी मृत्यु होती वो अब कहीं और चली गई है, किसी और जगह किसी और का जीवन चुराने के लिए चली गई है। किंतु यह खतरे से बाल बाल बचने की स्थिति नहीं थी। तो वो कहता है मैं सहमत हूँ, यानी आई एग्री। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। तो वो कहते हैं पेनी
मुझे तुम पर गर्व है बच्चे, क्योंकि जिस तरह से तुमने इस कठिन परिस्थिति में शांत चित्त बनाए रखा, शांत रहे और वो सब कुछ किया जो ज़रूरी था, उस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। तो अब उसका दिमाग कहाँ चल रहा था बच्चे का, वहीं चल रहा था। तो वो कहता है कि पिताजी क्या आप उस मृदा मृग का स्मरण करते हैं, मतलब जिसको उन्होंने मारा था, जो हिरनी थी, जो उस बच्चे की माँ थी। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। तो पिताजी कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो उसे कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरी जान आज उस हिरनी की वजह से ही बची है। बेचारी हिरनी ने ही मुझे बचाया, यह बात निश्चित है। पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। तो बच्चा वापस कहता है कि हाँ पिताजी, वो तो ठीक है कि आप तो बच गए, लेकिन वो जो हिरनी का बच्चा है वो अभी भी वहाँ बाहर हो सकता है, वह भूखा हो सकता है, वो डरा हुआ भी हो सकता है। आई सपोज सो, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, मैं मानता हूँ इस बात को। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन एंड ब्रिंग इट हेयर एंड रेज इट। तो वो अपनी तरफ से इच्छा जाहिर करता है कि पिताजी मैं अब बड़ा हो गया हूँ और दूध पीने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्यों ना मैं जाऊँ और देखूँ कि वो हिरनी का बच्चा कहाँ है और मैं क्या उसको ढूंढ सकता हूँ और इसे यहाँ ले आऊँ और इसे पाल लूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। तो वो बड़े शांत से लेटे रहते हैं और फिर वो भीतरी छत को घूरते हुए कहते हैं बच्चे तुमने तो मुझे असमंजस में डाल दिया है, अब कि मैं नहीं कह पाऊँ कि अब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, आई विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स। तो बच्चा अपनी बात को वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहता है कि पिताजी आप इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा और मैं पत्ते और बंजू फल खाना भी आरंभ कर दूंगा। यानी वो जो सब्जियां वो नहीं खाता था या जो चीज़ें वो नहीं खाता था उसके लिए भी हाँ हाँ भर लेता है कि अगर मुझे अनुमति दे दो उस बच्चे को लाने की तो मैं ये सब चीज़ें भी कर लूँगा। कहने का मतलब मैं और अच्छी आदतें डेवलप कर लूँगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, वी took its mother and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. अब पिताजी को वो घटना याद आ जाती है तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम आजकल तुम्हारा अपनी उम्र के बच्चों से तुम ज़्यादा समझदार हो गए हो, तुम अधिक विवेकशील हो गए हो। हमने इसकी माँ को तो ले लिया, यानी मार दिया क्यों, और अब इस बच्चे को अकेला छोड़ दिया, तो निश्चय ही इसे भूखा छोड़ देना यह अकृतज्ञ होगा। तो बेटा तुमने ना नहीं, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता और मैंने नहीं सोचा था कि मैं दूसरा दिन भी देखूंगा, यानी मेरी मृत्यु मुझे दिखाई दे रही थी लेकिन उस हिरनी की वजह से मैं बच गया। तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके बच्चे को बचाएं। कैन आई राइड बैक विथ मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो क्या मैं मिल व्हील के साथ सवारी करके जा सकता हूँ और देख सकता हूँ कि क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूँ या नहीं उस बच्चे को। तो वो कहते हैं अपनी माँ को बता दो, मैंने कहा है तुम जा सकते हो। ही sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. और वह झिझकते हुए गया और बैठ गया। उसकी माँ सबको कॉफ़ी डाल रही थी। He said, माँ, Pa says I can go bring back the phone. She held the coffee pot in midair. What phone? तो उसने कहा कि माँ मैंने पिताजी से परमिशन ले ली है और उन्होंने मुझे अनुमति दे दी है, तो मैं उस हिरनी के बच्चे को वापस लाने जा सकता हूँ क्या। तो वो कॉफ़ी डालते डालते वहीं थम गई, रास्ते में ही जहाँ कॉफ़ी पोर कर रही थी, डाल रही थी कप में, वहीं उसका हाथ रुक गया और उसने कहा कि क्या हिरनी का बच्चा, मृक्षावक। तो वो कहता है द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, शी गैस्प्ड, वेल फॉर पिटी सेक। तो उसने कहा हाँ हाँ वही हिरनी का बच्चा
जो कि उस हिरनी से संबंधित था जिसे हम लोगों ने मार डाला। हमने हिरनी के यकृत का प्रयोग विष को बाहर निकालने के लिए किया और पिताजी को बचाने के लिए किया। तो पिताजी तो बच गई लेकिन वो तो मर गई ना। वह सांस लेने में कठिनाई अनुभव करने लगी, उसकी माँ, और उसको लगा कि हाँ ये बात तो सही है, उसको भी दया आई। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो बच्चा कहता है कि पिताजी कहते हैं कि अगर हम उसको भूखों मरने छोड़ देंगे बच्चे को तो ये अकृतज्ञ होगा। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट माँ, मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। तो वो कहता है, तो वहाँ पे मिलविल वहीं पर थे, तो वो कहते हैं मेरे साथ पीछे सवारी कर सकता है और मैं इसको साथ ले जाऊंगा। तो वहाँ पर जब डॉक्टर विल्सन थे उन्होंने भी कहा कि हाँ मैम, इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है, लड़का ठीक कह रहा है, इसके पिता भी ठीक कह रहे हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड, कि मैं इसको ले जाऊंगा और मदद कर दूंगा उसको ढूंढने में, हम ढूंढ के उसको ले आएंगे। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने वो बर्तन जो उसके हाथ में था उसकी माँ के, वो अपने आप को विवश महसूस करने लगे क्योंकि वो जानती थी कि बच्चे सही कह रहे हैं और डॉक्टर भी सही कह रहे हैं। तो वो अपना पॉट जो उसके हाथ में बर्तन था जिसमें वो चाय डाल रही थी उसको नीचे रख दिया पॉट को। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो उसने कहा कि अच्छा, यदि तुमने अपना दूध उसे दे दोगे तो हमारे पास इसे खिलाने के लिए तो कोई और चीज़ होगी भी नहीं। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो फिर मिलविल उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो बेटा चलते हैं और हमें अब सवारी करनी पड़ेगी, उसको ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। तो माँ बैक्स्टर ने चिंतित होकर पूछा, तुम ज़्यादा लंबे समय तो नहीं जाओगे ना, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाओ। जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। तो जॉडी कहता है कि नहीं, मैं शाम के खाने से पहले, रात के खाने से पहले घर आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम। तो मिलविल ने अपने घोड़े पर जॉडी को अपने पीछे ऊपर की तरफ खींचा और बैठा लिया। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। और वो पूछता है मिलविल से कि क्या वो बच्चा जो है हिरन का वो वहीं मिल जाएगा, क्या आप मेरी सहायता करेंगे उसे ढूंढने में। विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हाउ यू नो इट्स अ ही। तो वो कहता है कि हाँ, हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा होगा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता कि वो जो बच्चा है हिरनी का वो नर है। तो द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, वन अ डो फॉन, पास सेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। तो वो बच्चा कहता है कि निशान सभी एक पंक्ति में थे। मादा जो मृगशावक पर पा सकते हैं वैसे निशान अलग दिशा में होते हैं। तो जो निशान उसके ऊपर बॉडी के ऊपर दिखे थे उसको देख के वो अंदाज़ा लगा रहा था कि वो जो हिरनी का बच्चा है वो नर ही होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फॉन, दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग। He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. तो जॉडी ने अपने आप को उस जहाँ पे जो हिरनी थी उसके ख्यालों में खो दिया वापस से, और वो सोचने लगा कि उस जगह पे वो लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पर ये हादसा हुआ था। उसने कहा उत्तर की दिशा लें मिलविल, यह ऊपर की तरफ है जहाँ पे पापा को सर्प ने यानी सांप ने काटा था और हिरनी को मार दिया था, और मैंने मृगशावक को वहीं पर देखा था, हिरनी के बच्चे को भी मैंने वहीं पर देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम इफ़ द फोन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड. He could not have his disappointment seen, and if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. अब अचानक जॉडी जो था वो मिलविल को अपने साथ रखने का अनिच्छुक था। क्यों? क्योंकि यदि मृगशावक मर गया था,
या ढूंढा नहीं जा सकता था, तो वह अपनी निराशा को दूसरे को उसको दिखाना नहीं चाहता था कि वो कितना दुखी हो जाता अगर ऐसा होता तो। और यदि मृगशावक वहाँ था, यानी हिरनी का बच्चा अगर वहाँ मिलता, तो मिलन इतना प्रिय होता कि इतना गुप्त कि वह इसे बांटना भी सहन नहीं कर सकता था। यानी वो दोनों स्थितियों में राजी नहीं था। वो अब सोच रहा था कि मिलविल को मैं साथ तो ले आया, लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं अपना दुख इसको दिखाना नहीं चाहता, और अगर वो मिल गया तो मुझे जो खुशी होगी वो भी मैं इसको दिखाना नहीं चाहता। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot." तो वो बहाना बनाता है और वो कहता है कि अब यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन घोड़ा जो है वो इन घनी झाड़ियों में नहीं जा पाएगा, तो मैं पैदल ही चला जाता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू। तो वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारे को अकेला छोड़ने से डरता हूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, कि अगर मान लो तुम खो गए या तुम्हारे को भी किसी सांप ने काट लिया तो आई विल टेक केयर, मैं सावधानी रखूँगा। बच्चा जो कहता है इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर। तो वो आगे की भी प्लानिंग कर लेता है। कहता है कि अगर मुझे उस बच्चे को ढूंढने में लंबा समय लग जाए और यदि वह इधर उधर भटक गया होगा तो मुझे तुम ऐसा करो यहीं छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। तो फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से ठीक है मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा, लेकिन तुम अब आसानी से मेरी बात समझ जाओ कि तुम जानते हो कि उत्तर यहाँ पर है और पूर्व यहाँ पर है। मतलब वो उसको दिशाएं समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम खो जाओ तो तुम्हें कैसे बाहर निकलना है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग। तो वो वापस उसको कहता है कि देखो वो जो लंबा चीड़ का पेड़ है ना, वो दिशा सूचक का काम करता है और वो इतना लंबा है। सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड, इतना लंबा मिलविल मैं आपका कृतज्ञ हूँ। और वो चाहता था कि फटाफट मिलविल वहाँ से चला जाए। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूव्स टू एंड then cut to the right. The scrub was still only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. और फिर उसने खुरों की आवाज़ का अंत होने तक उसकी प्रतीक्षा करी कि भाई वो घोड़ा की आवाज़ जब दाईं दिशा की तरफ चली गई तो उसके बाद में झाड़ी जो थी वहाँ पर शांति जब हो गई तो बड़ी टहनी को तोड़ने की केवल उसकी अपनी आवाज़ शांति से उसको सुनाई दे रही थी। तब वह थोड़ी देर के लिए रुका, आश्चर्यचकित हुआ और वह अपनी दिशा को गलत तो नहीं समझ गया था। फिर वह एक गिद्ध उसके सामने से ऊपर उठा और हवा में पंख मारता हुआ उड़ गया। Then a buzz rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. और वह बलूत के नीचे साफ क्षेत्र में आया। Buzzed sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their heads to their long scrawny necks and hissed at him. अब वो जो गिद्ध थे उन्होंने हिरनी के कंकाल के चारों ओर वो एक गोले में बैठ गए थे। उन्होंने अपनी लंबी पतली गर्दन पर अपने सिर घुमाए और उस पर फुफकारे। किसके ऊपर? जॉडी के ऊपर। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cat killed fresh and they had left the doe to the carrion birds. उसने बड़ी टहनी उन पर फेंकी और वे एक बगल के वृक्ष में उड़ गए। तो रेत में बड़ी बिल्ली जो थी उसके पंजे के निशान दिख रहे थे, किंतु बड़ी बिल्ली जो होती है जो शेर की जैसी लग रही थी, उन्होंने हिरनी का जो मरा हुआ शव था उसका मांस खाने वाले पक्षियों के लिए छोड़ दिया था। यानी शेर खा गया होगा फिर बिल्ली खा गई होगी, इस तरह की वहाँ कंडीशन थी। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। अब उसने क्या किया, जहाँ पर उसने उस हिरनी के बच्चे को देखा था वहाँ का जो घास था उसको थोड़ा थोड़ा हटाना शुरू किया। ही डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। तो उस स्थान पर घास हटाई जहाँ उसने उस बच्चे को देखा था और यह संभव प्रतीत नहीं हुआ कि यह केवल कल की ही घटित घटना थी। द फॉन वॉज नॉट देयर, और वहाँ पर हिरन का बच्चा नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड नो साइन, द बजर्ड्स
clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of the cat and buzzards. अब हुआ ये कि उसने वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करी तो उसको वहाँ पे कुछ भी हिरनी का बच्चा कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया और ऐसे लग नहीं रहा था कि जैसे ये घटना वहाँ कल घटित हुई थी। उसने उस साफ क्षेत्र का चक्कर लगाया, वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, निशान नहीं था। गिद्धों ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने काम पर पहुँचने के लिए वो बेचैन थे, यानी जहाँ जो कुछ भी बचा हुआ था उसको वो खाना चाहते थे। उस स्थान पर वो लौटा जहाँ पर उसने हिरनी के बच्चे को देखा था। उसने अपने चारों तरफ हाथ पैरों पर गिरकर रेत पर छोटे खुर्रे के निशान के लिए सावधानी से देखा कि उसने जब पूरा ध्यान से देखा तो उसको खाली थोड़े थोड़े से खुर्रे के निशान दिखाई दिए और रात्रि की जो वर्षा जो थी उसने बिल्ली के व गिद्ध के निशान छोड़ रखे थे, बाकी सब कुछ ढूंढ रहे थे। कहने का मतलब ये है कि एक रात में ही वहाँ जिस तरह के जो निशान पिछले दिन जो घटना हुई थी उसके सारे निशान मिट चुके थे। खाली एक बिल्ली के खुर्रों के निशान और गिद्धों के कुछ निशान वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। बाकी ऐसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसी कोई घटना वहाँ पे घटित हुई होगी कि एक हिरनी को मारा गया था। Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise on or run. Jody could not trust himself to move. अब सीधे उसके सामने की जो हलचल ने उसे एकदम अचानक चौंका दिया, जिससे कि वह पीछे की ओर लुढ़क गया। तो जो हिरनी का बच्चा था उसने अपना चेहरा थोड़ा सा उठाया, यानी अब उसको वो बच्चा दिखाई दे गया था वहाँ पे। उसने अपना सिर चौड़ी विस्मित कर देने वाली गति में घुमाया और उसकी जो आंखें थी वो उसने जोड़ी की तरफ गड़ा दी और वह कांप रहा था। उसने उठने या दौड़कर जाने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया क्योंकि वो बहुत डर गया था। जोड़ी जो था वो आगे बढ़ने का खुद के ऊपर विश्वास कर रहा था कि मैं अब थोड़ा हिम्मत करूं और इसकी तरफ बढ़ूं। ही विस्पर्ड इट्स मी, और उसने वह बुदबुदाया कि मतलब जो हिरन का बच्चा था उसको कंफर्टेबल करने के लिए उसने कहा कि मैं हूँ, इट्स मी। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज scenting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. तो अब वो जब उसने उस बच्चे को देख लिया तो वो उसको अपनी तरफ कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था और वो बोला कि मैं हूँ। तो जो हिरनी का बच्चा था उसने अपनी नाक उठाई और उसे सूंघते हुए उसने एक हाथ बाहर पहुंचाया और उसे मुलायम उसकी गर्दन पर रखा, हिरन के बच्चे को की गर्दन पर। और इस स्पर्श ने उसे जोड़ी को बहुत खुश कर दिया कि चलो मैं जिस काम के लिए आया था, जिसको ढूंढने आया था, वो बच्चा मुझे मिल गया। वो अंदर तक बहुत खुश था। वह सभी चारों हाथ पैर पर आगे बढ़ा और वह उसके धीरे धीरे बगल में आके बैठ गया और उसने अपनी बाहें उसके शरीर के चारों ओर डाल दी। एक हल्की सी सिरहन उसके ऊपर से गुजरी किंतु यह हिला नहीं। He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. तो वो जब बिल्कुल भी हिला नहीं। उसके बाद में he stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer, and he might break. Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hung limply. They were surprisingly long, and he had to hoist the fawn as high as possible under his arms. तो उसने जब देखा कि उसकी त्वचा इतनी कोमल थी, वह इतना चिकना और चमकदार और स्वच्छ साफ सुथरा दिख रहा था कि इसमें जैसे घास की मधुर गंध थी। वह धीरे से खड़ा हुआ और मृगशाओं को जमीन के से ऊपर उसने उठाया और उसकी टांगें लंगड़ा के झूल रही थी। तो उसको आश्चर्य हुआ और आश्चर्यजनक रूप से उसने लंबी
और उसे जो उसने जब उसको देखा, मतलब हिरन के बच्चे को, तो वो उसके थोड़े पाँव जो थे वो लंबे थे, लेकिन वो थोड़ा लड़खड़ा रहा था। तो उसने अपनी बाह के नीचे इतना ऊंचा उठाना उसको पड़ा जितना उस संभव हो सकता था, क्योंकि वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट kick and bleat at sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from prickling vines. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. He looked at him and bleated. उस समय जब उसने उस हिरन के बच्चे को जब वहाँ से उठाया, तो जब उसने उसको पकड़ा था तो उसकी बहुत कोमल त्वचा थी। फिर उसने उसको हिम्मत करके उठाया तो उसको ये आशंका थी कि वह अपनी माँ की गंध को सूंघकर तथा उस दृश्य को देखकर टांग मार सकता है, क्योंकि उसकी सुगंध तो हर बच्चा अपनी माँ की पहचानता है। तो वो समझ गया कि एक बार तो मैंने उसको गोदी उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसने मुझे पहचान लिया तो ये मेरे को टांग मार के भाग भी सकता है, मिमिया सकता है। तो वह साफ जगह के किनारे किनारे चला और झुरमुटों के बीच से उसने अपना रास्ता बनाया। अपने बोझ को लिए हुए वो वहाँ से गुजरना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने उसको पकड़े रखा। और जो हिरनी की जो टांगें झाड़ियों में फंस गई थी, वह अपनी स्वयं की टांग को भी स्वतंत्रता से नहीं उठा सका। उसने अपने चेहरे को कंटीली अंगूर लताओं से बचाने का बहुत प्रयास किया। इसका सिर उसके लंबे कदमों के कारण झूल रहा था। उसका हृदय उसकी खुद की स्वीकृति के आश्चर्य से धड़क रहा था। वह पगडंडी पर पहुंचा और इतनी तेज़ चला जितना संभव हो सकता था। क्यों चला वो इतनी जल्दी? क्योंकि वह चाहता था कि वो रास्ता जो उसके घर जाने वाली जो सड़क है उस पर फटाफट जाके मिल जाए, क्योंकि बच्चा तो उसको हिरनी का मिल ही गया था। अब वो उसको लेके घर जाना चाहता था। वह आराम करने के लिए रुका और जो हिरनी का बच्चा जो था उसकी लड़खड़ाती टांगों पर उसको खड़ा कर दिया। यह उन पर डगमगा रहा था, यानी उससे अपनी टांग पर ढंग से खड़ा नहीं जा रहा था। तो उसने उसकी तरफ देखा और वो मिमियाने लगा। He said, enchanted, I'll carry you after I get my breath. अब जब वो उस बच्चे को उसने थोड़ा सा खड़े होते हुए देखा कि वो कोशिश कर रहा है लड़खड़ाती हुई टांगों से खड़े होने की, तो वो जॉडी जो था वो मंत्रमुग्ध हो गया और उसने अपनी सांस को सामान्य करते हुए कहा कि मैं तुम्हें उठा लूँगा, एक बार मुझे मेरी सांस जो है वो सामान्य हो जाने दो। He remembered his father saying that the fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. The fawn started after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. अब जो बच्चा जब उसको लेके आया तो उसने अपने पिता की वह बात याद आ गई कि अगर वो हिरनी का बच्चा तुम्हारे को पसंद करेगा तो वो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा और इसे एक बार गोद में उठा लेना, फिर वो धीरे धीरे चलने लगेगा। तो उसने देखा कि जब उसने उस बच्चे को खड़ा किया तो वो उसके पीछे से उसे देखने लगा। वह इसके पास वापस आया और इसे सहलाया और फिर उसने देखा कि डगमगाते कदमों से वो उसकी ओर उठा और दयनीयता से फिर चिल्लाया। यह उसके पीछे पीछे चलने का इच्छुक था, वो उसके पीछे पीछे ही चलना चाहता था। यह उससे संबंधित था कि यह उसका अपना था, यानी उसको ये लगने लगा कि इसने मुझे बचाया है, झाड़ियों से निकाला है, तो वो उसको शायद अपनापन महसूस हुआ, तो वो उसके पीछे चल पड़ा। वह खुशी के मारे कुछ स्पष्ट सोच पाने में असमर्थ था, तो वह इसे पुचकारना चाहता था, इसके साथ दौड़ना व उछलकूद करना चाहता था, इसे उसके पास तक आने को बुलाना चाहता था। उसने इसे भयभीत करने का साहस नहीं किया। उसने इसे ऊपर उठाया और इसे अपनी दोनों भुजाओं पर अपने सामने उठाकर वो ले गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह बिना प्रयास के
चला। क्यों? क्योंकि अब वो दिल से बहुत खुश था, तो उसको उसका बिल्कुल भी वज़न महसूस नहीं हुआ। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन and romp with it, to call it to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. दोनों हाथों पे बाजुओं में उसने उसको उठा लिया और वो चल पड़ा. It seems to him that he walked without effort. और उसको ऐसे लग रहा था कि मैं बिना ही कोई कोशिश के, एफर्ट्स के चल रहा हूँ. His arms began to ache and ही वॉज फोर्स टू स्टॉप. अब धीरे धीरे उसने जब बच्चे को गोदी उठा रखा था, तो वो भी छोटा बच्चा था, तो उसके भी हाथ दुखने लगे. वैन ही वॉकड ऑन, द फॉन फॉलोड हिम एट वंस. और फिर जब उसने उसको नीचे उतारा, तो धीरे धीरे हिरनी का बच्चा उसके पीछे चलने लगा. ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, देन पिक्ड इट अप अगेन. उसने थोड़ी देर तो उसको अपने पीछे चलने दिया, लेकिन फिर उसको गोदी में उठा लिया. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू द नाइट. अब उस हिरनी के बच्चे के साथ वो जॉडी इतना खुश था कि उसको लगा कि अगर उसको सारा दिन और रात भी चलना पड़े ना, उसको बच्चे को देखते हुए, तो वो चल लेगा. ही वॉज वेट विथ स्वेट, बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, कूलिंग हिम. द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ब्लू चाइना कप. ही केम टू द क्लियरिंग. It was fresh and green. After the night's rain, he fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. अब उसकी जो खुशी थी उसका कोई ठिकाना ही नहीं था. क्यों? क्योंकि जो उसकी इच्छा थी बच्चे की कि मैं हिरनी के बच्चे को ढूंढ के लाऊं, वो कर चुका था. और अब वो दूसरा मंत्रमुग्ध होते जा रहा था, उसको अपने पीछे पीछे चलता हुआ देख के. उसको थकान भी महसूस नहीं हो रही थी. तो अब उसकी भुजाओं में दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उस दर्द को से बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा था. उसको पसीना भी आ चुका था, पसीने से वो बिल्कुल गीला हो चुका था. लेकिन जून सवेरे की बहती मंद पवन से उसे ठंड महसूस हो रही थी. क्यों? क्योंकि उसका मन खुश था. उसको आकाश इतना साफ दिखाई दे रहा था जितना कि नीले चीनी मिट्टी के रूप में जो झरने का जल होता है ना, वैसा. वह साफ स्थान पर गया. यह रात्रि में वर्षा के बाद का जो एकदम क्लियर एटमॉस्फेयर होता है ना, हरा और साफ सुथरा, वैसा था. उसने सटकनी को टटोला और जो हिरनी का बच्चा था का प्रबंध करने के लिए आखिरकार उसे नीचे रखने पर वो बाध्य हो गया, क्योंकि अब उसको वो थक गया था. फिर उसने एक विचार आया उसके दिमाग में कि वह चलकर घर के अंदर गया और हिरनी को बच्चे को अपने पीछे पीछे चलाकर ले गया. पैनी के शयन कक्ष में जाएगा, किंतु सीढ़ी पर मृगशावक जो था वो अनिच्छुक था, यानी वो चलना नहीं चाहता था सीढ़ी पर, और उन्हें चढ़ने से उसने इनकार कर दिया. उसने उसे उठाया और अपने पिता के पास गया. पैनी आंखें बंद कर लेटा हुआ था. तो then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the fawn walking behind him, but in the steps the fawn barked and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay and closed eye. तो यहाँ तक हम पढ़ चुके कि उसने देखा कि उसके पिताजी जो थे वो आंख बंद करके लेटे हुए थे. जॉडी कॉल्ड पा. तो पिताजी की आवाज़ आई कि जॉडी. Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, "I am glad you found it." तो पेनी ने अपना सिर घुमाया. जोडी उसकी बगल में कसकर उसने चिपका कर वो खड़ा हुआ था. तो पेनी को ऐसा लगा कि लड़के की जो आंखें वो उतनी चमकदार चमकीली थी जितनी कि उस हिरनी की बच्चे की. और उसने कहा, अच्छा, मुझे खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ ही लिया. Jody then went to the kitchen. The fawn bobbed after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream has risen on it, and he skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. It buttered it suddenly, smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. अब बच्चा जो था वो बहुत उत्सुक था, तो उसने कि वो रसोई में गया और उसके पीछे पीछे लड़खड़ाते हुए वो हिरनी का बच्चा भी चला गया.
और फिर उसने क्या किया, वो जो दूध सुबह जो उसने रसोई में रखा था सावधानी से उस दूध को निकाला और उसमें मलाई आ गई थी, तो उस मलाई को हटाकर जग में डाल दिया और उसने दूध को एक छोटे से तंबू में उड़ेल दिया, उसने मतलब बर्तन में रख दिया और उसने इससे मृग शावक के पास में वो पकड़ के खड़ा हो गया। तो दूध को सूंघने के बाद में उसने अचानक इसके सिर से टक्कर मारी, लेकिन फर्श पर फैलने से वो फैल ही जाता उसके हाथ से छूट के। इतने में ही जॉडी ने उसको बचा लिया और यह तंबू में रखे दूध का कुछ उपयोग नहीं कर सका। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. फिर उसने दूसरा आइडिया सोचा और उसने दूध के अंदर उंगली डबो के उसके मुंह में टच करी, जैसे बच्चे को करते हैं, पिलाते हैं ना दूध, उस तरह से। It stuck greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his finger again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently. अब उसने अपनी उंगलियों को जब उसमें दूध में डबो के उसको पिलाया तो उसका जो मुंह था उसमें थोड़ा सा ठूस दिया गीले मुंह में, तो उसने लालच से उसको चूसा और उसने उसे खींचा तो वो मिमियाया, उसने सिर से टक्कर मारी। उसने अपनी उंगलियां दोबारा से दूध में डबोई और फिर उसको दूध पिलाने की कोशिश करी, तो उसने धीरे धीरे दूध के अंदर तक उसको दूध को खींच लिया अपने मुंह में और वो जो हिरनी का बच्चा था उसने प्रहार किया, चूसा और फिर फुफकारा। यानी अब उसको समझ में आने लग गया कि मैं इसको पी सकता हूँ। As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. और उसने देखा कि जब तक वो उसने अपनी उंगलियों को दूध के स्तर के नीचे रखी तो तब तक वो संतुष्ट था, हिरनी का बच्चा। It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. तो उसने जब देखा कि वो मदमस्त होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जीभ को अपने हाथ पर उसने महसूस करना शुरू कर दिया और उसने अपनी छोटी सी पूंछ पीछे से आगे हिलाकर आगे कर ली और फिर वो दूध के आखिरी घूंट तक को चूसता रहा उसके मुंह में झाग के रूप में। गड़प गड़प करने की आवाज़ के साथ ये कहानी जो है ये ख़त्म हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये कि जॉडी ने आखिर में उस हिरन के बच्चे को वो दूध पिलाने में कामयाब हो गया। पहले उसने अपने हाथ की मदद से पिलाया और धीरे धीरे फिर उसने वो दूध पी लिया। तो इस तरह से हमने ये कहानी पढ़ी, बहुत ही मज़ेदार कहानी थी कि एक बच्चे को इतनी दया आई हिरनी के बच्चे पर कि वो उसको अपने घर पे ही ले आया और वो इतना खुश था कि ना तो उसको थकान महसूस हुई जितनी दूर वो चल के आया और अपने ही हाथों से उसने उसको वो दूध पिलाया जो उसकी माँ ने उसको दिया था सुबह पीने के लिए, पर वो संभाल के रख के गया था और उस बच्चे की उसने बहुत देखभाल करी जैसे कोई बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चे की किया करता है, वैसे ही उस हिरन के बच्चे की जॉडी ने देखभाल करी और उसको वो दूध पिलाया। तो बहुत ही बढ़िया कहानी हमने ये पढ़ी कि अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और फिर मेरे ख्याल से आपकी 8th क्लास की जो चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट मैं करवा चुकी हूँ एक बार। सिर्फ एक चैप्टर बाकी रहा है इसमें, व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनीज। तो बस खाली एक ये पोएम है जो बाकी है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बाद में हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर हम उसके बाद ग्रामर स्टार्ट करेंगे कि इस बार एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपको वो भी पढ़ना हो तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो आते ही आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं। और अगर मैं लाइव क्लासेस लूँगी तो मैं आप लोगों को मैसेज छोड़ दूँगी कि लाइव क्लास कब होगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़िया अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट क्लासेस। और 8वीं क्लास के बच्चों को विशेषकर
क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। और चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।